Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS365 एंड आज का हमारा सेशन करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम रोज की तरह पहले टॉपिक्स देखेंगे कि आने वाले 30 to 40 मिनट्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक से, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। जिनको लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम हैंडल है GS365 राइट। यूट्यूब चैनल आपके पास है GS365 जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। आगे हम चलेंगे हमारे टॉपिक्स की तरफ। तो आज के टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं, तो टॉपिक हमारे हैं। पहला टॉपिक है जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अधिनियम 1969 चर्चा में है आज, तो इसको देखेंगे क्यों चर्चा में है, क्या न्यूज है इससे रिलेटेड। दूसरा, एक ईगल संस्था स्थापित की गई तेलंगाना के द्वारा, इसको देखेंगे किससे रिलेटेड है, क्या इसके बारे में क्या काम करने वाले हैं। फिर बात करेंगे हम ऑपरेशन चक्र की। ऑपरेशन चक्र किसने स्थापित किया, किसने स्टार्ट किया और इसके अंतर्गत क्या कार्रवाई हो रही है, राइट। फिर लास्ट एक और नेक्स्ट न्यूज हमारा रहेगा पनडुब्बी बचाव सहायता समझौता। पनडुब्बियां आप सभी जानते हैं जो पानी के अंदर रहने वाले वॉरफेयर होते हैं, उन्हें हम पनडुब्बी के रूप में जानते हैं। उनको बचाव से संबंधित टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात की गई है, उससे संबंधित सहायता की यहाँ पे बात की जाएगी। तो किसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किस देश के साथ, और क्या क्या चीज़ें हैं, हम सब कुछ जानेंगे डिटेल में। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि भारत ने चीन के किंगदाओ में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। आप सभी को पता है कि किंगदाओ में अभी क्या चल रहा है, एससीओ का समिट हुआ है, जहां पर राजनाथ सिंह जी हमारे जो गृह वो हैं रक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने जो जॉइंट स्टेटमेंट होता है रक्षा मंत्रियों का, उस पर क्या कर दिया है, हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। रीजन क्या है, क्यों किया है ना, एससीओ क्या है, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में कवर करेंगे जब हम न्यूज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, आगे समझेंगे। वित्तीय सेवा विभाग ने परीक्षार्थी और भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान उम्मीदवारों के सत्यापन के लिए बैंकिंग कार्मिक चयन आईबीपीएस द्वारा आधार प्रमाणीकरण के स्वैच्छिक उपयोग को अधिसूचित किया है। देखेंगे क्या है ये। नेक्स्ट हमारा है केरल के पश्चिमी घाट में भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है, कहाँ किया गया है, इसमें क्या क्या क्लॉज सब कुछ देखने वाले हैं डिटेल में। नेक्स्ट न्यूज हमारा देहरादून में संचालन समिति की बैठक हुई है, किससे रिलेटेड है, हाथी संरक्षण की समीक्षा के लिए यह बैठक की गई थी। नेक्स्ट न्यूज हमारा है जाह्नवी डोंगेटी ने टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन पर पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्रा बनेंगे। ठीक है, तो इसे देखेंगे। और भारत सरकार द्वारा 26 जून 2025 को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, यानी कि 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है, किसके लिए, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करिए। हमारे आज के हमारे टॉपिक रहने वाले हैं जो हम आगे आने वाले 30 to 40 मिनट में कवर करेंगे। ठीक है साहब, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट न्यूज के साथ। फर्स्ट न्यूज हमारा है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें क्या है कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल है जो आरजीआई होते हैं, उन्होंने निर्देश दिया है कि नवजात शिशु के अस्पताल से छुट्टी होने से पहले जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का एक निर्देश जारी किया गया है। ठीक है साहब, केंद्र के डिजिटल पोर्टल पर जन्म और मृत्यु की पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। प्रभावी कब से प्रभावी हुआ है, 1 अक्टूबर 2023 से, यानी कि आरजीआई का निर्देश आया है कि नवजात शिशु के अस्पताल छुट्टी होने से पहले उसका जन्म प्रमाण पत्र बन जाना चाहिए। ये मैंडेटरी कर दिया है और ये चेंज किया गया, इसीलिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। पॉइंट ये है कि आरजीआई क्या है। आरजीआई क्या है, तो आरजीआई है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है, यह जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को नियंत्रण करता है। क्या करता है, यह क्या करता है, आरजीआई, यह जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को नियंत्रित करता है।
क्लियर पॉइंट। मुख्य काम क्या है? जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को नियंत्रित करना। ठीक है। दूसरा, इसमें संशोधन किया गया है। कब किया गया है? 2023 में संशोधन किया गया है, जिसमें पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। ठीक है साहब। दूसरा पॉइंट हम समझेंगे नेक्स्ट, कि जो आरजीआई है, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, यह जनगणना आयुक्त के अंडर काम करता है। ये आप याद रख सकते हैं। सो क्लियर न्यूज कि जन्म और मृत्यु जो पंजीकृत अधिनियम चर्चा में क्यों है। ठीक है, तो ये हमारा स्टैटिक पार्ट हो गया। आरजीआई जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को नियंत्रित करने वाली एक संस्था है। ठीक है। दूसरा, यह जनगणना आयुक्त जो होता है उसके ऑफिस के अंतर्गत कार्य करता है, यानी कि उसके अंडर ही यह आता है। 2023 में इसमें संशोधन किया गया है, जिसके माध्यम से बताया गया कि पंजीकरण अनिवार्य है। कहां पर? जो केंद्र सरकार का पोर्टल है, वहां पर जन्म और मृत्यु से संबंधित डाटा आपको रजिस्टर्ड करना होगा। और यह कब से प्रभावी हुआ है? यह प्रभावी हो गया है 1 अक्टूबर 2023 से यह प्रभावी हो गया है। तो ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज हमारा है ईगल। ईगल क्या है? ईगल है तेलंगाना ने एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के तहत एलीट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट। ये है हमारा ईगल। फुल फॉर्म देख लीजिएगा, एलीट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट, जिसे हम ईगल कह रहे हैं। एक एजेंसी का गठन किया है। किसने किया है? तेलंगाना ने। याद रखना, किसने किया है? तेलंगाना ने। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तेलंगाना ऐसा करने वाला पहला राज्य है। ठीक है साहब। इसका काम क्या रहेगा? यह नशीली दवाओं का विरोधी के रूप में काम करेगा, यानी कि राज्य की सीमा पर गांजा की खेती की पहचान करना और उसे खत्म करना तथा मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना। तो क्या उद्देश्य है कि जो गांजा की खेती की पहचान करना, उसे खत्म करना, और मादक पदार्थ जो नशीली, जो क्या होता है, जैसे दारू हो गई, शराब हो गया, ऐसे मादक पदार्थों को, उनकी तस्करी को रोकना है तेलंगाना राज्य में। ठीक है। तेलंगाना राज्य ऐसा करने वाला प्रथम राज्य है, फर्स्ट राज्य है। तो आपको याद रखना है कि तेलंगाना ऐसा करने वाला राज्य है। और ये मत सोचना कि भाई इतना बड़ा नाम आएगा। ईगल भी आ सकता है कि ईगल क्या है। निम्नलिखित में से ईगल क्या है? ईगल किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है बता देंगे आप, कि नशीली दवाओं के विरोधी के रूप में इसे स्थापित किया गया है। ठीक है साहब, क्लियर है पॉइंट? क्लियर हो गया न्यूज। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है ऑपरेशन चक्र। क्या है? ऑपरेशन चक्र। किसने स्टार्ट किया है? सीबीआई ने साइबर सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए इसे लॉन्च किया है। ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा ये आता है कि ऑपरेशन चक्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्यों किया गया? सीबीआई ने साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए इसे किया है। साइबर धोखाधड़ी क्या होती है? साइबर धोखाधड़ी में आता है जैसे कि फर्जी ऐड हो गए, डिजिटल अरेस्ट हो गया, यूपीआई से रिलेटेड हो गया, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। ये सब किस में आता है? वित्तीय धोखाधड़ी। इसके माध्यम से, किसके माध्यम से? ऑपरेशन चक्र 5 के माध्यम से 700 से अधिक बैंक शाखाओं से 8.5 लाख, डाटा छूट गया यहाँ पे, सॉरी, 8.5 लाख खच्चर अकाउंट खोले गए थे और व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया। ठीक है, क्लियर। दोबारा सुन लीजिए, 700 से अधिक बैंक शाखाओं की जांच हुई है, जिसमें 8.5 लाख व्यक्ति, ठीक है, 8.7 मतलब 8.5 लाख खच्चर अकाउंट खोले गए हैं। ठीक है, और इसके लिए 700 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 700 से अधिक लोगों को अरेस्ट किया गया है सीबीआई के द्वारा। खच्चर अकाउंट क्या होते हैं? खच्चर अकाउंट क्या होते हैं? फर्जी अकाउंट जो बोल रहे हैं वो खच्चर अकाउंट होते हैं, फर्जी अकाउंट, जिसमें कौन कौन शामिल है? बैंक अधिकारी शामिल होते हैं, एजेंट हो गया, ई मित्र हो गए, बिचौलिए फर्जी अकाउंट खोलने में शामिल थे। और ऐसे ही व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है, जिसका नंबर है लगभग 700 से अधिक। ठीक है, तो खच्चर अकाउंट क्या होता है? फर्जी अकाउंट खच्चर अकाउंट होते हैं, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ पर कि
ऑपरेशन चक्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सीबीआई, याद रखेंगे सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए, राइट। वित्तीय धोखाधड़ी आपको पता है क्या होता है, ठीक है। चलो आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारा है पनडुब्बी बचाव सहायता समझौता। पनडुब्बी बचाव सहायता समझौता किन किन के मध्य हुआ है? दक्षिण भारत नहीं है, अफ्रीका, ठीक है। तो यह दो देशों के मध्य हुआ है, जिसमें क्या नाम है? दक्षिण भारत और दक्षिण अफ्रीका। इस समझौते के तहत भारत तकनीकी का प्रयोग करके आपात स्थिति में पनडुब्बी को बचाने में सहायता प्रदान करेगा। भारत दुनिया के ऐसे उन देशों में शामिल है जिनके पास डीएसआरवी तकनीक है। डीएसआरवी तकनीक यानी कि पनडुब्बी को बचाने की टेक्नोलॉजी, ठीक है साहब, क्लियर। इससे क्या होगा? इससे भारतीय नौसेना को मजबूती मिलेगी और दोनों देशों के मध्य संबंधित सुरक्षा में सुधार होएगा, ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है, जो क्वेश्चन बनने वाला है, वो यह बनने वाला है कि पनडुब्बी बचाव समझौता हाल ही में भारत के द्वारा किसके साथ किया था? किसके साथ किया? दक्षिण अफ्रीका के साथ किया है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलो अब आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि भारत ने चीन के किंगडम में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो आप एक चीज समझिए, जब भी कोई सम्मेलन होता है, जैसे ब्रिक्स सम्मेलन हो गया या एससीओ हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ठीक है, क्वाड हो गया, जब कोई भी मीटिंग होती है तो एक जॉइंट स्टेटमेंट पास किया जाता है, जॉइंट डॉक्यूमेंट रिवील किया जाता है सरकारों के द्वारा कि हम इस मुद्दे पर सभी देश सहमत हैं। इसी तरीके से जब एससीओ की बैठक हुई है तो रक्षा मंत्रियों का एक क्या होना था? घोषणा पत्र, अनाउंसमेंट जारी होना था, ठीक है, कि हम सब इस बात पर सहमत हैं। बट भारत ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसके लिए और इससे क्या होता है, जब ऐसे स्टेटमेंट पास किए जाते हैं तो माना जाता है कि सक्सेसफुलिटी हो गया है। बट जब कोई देश हस्ताक्षर करने से मना कर देता है तो ये समझा जाता है कि उस मीटिंग को सफल नहीं माना जाता है बेसिकली, ठीक है। तो इसी तरीके से एससीओ की यह मीटिंग हम समझ सकते हैं कि यह मीटिंग क्या हो गई? असफल रही, ठीक है। उद्देश्य क्या था? क्यों मना कर दिया? क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में हाल ही में हुए पहलगाम हमले को, अर्थात पाकिस्तान से जो आतंकवाद का फंडिंग चलती है, उससे संबंधित कोई भी निर्णय या कोई भी सेंटेंस, कोई भी बात इसमें मौजूद नहीं थी। इसीलिए रक्षा मंत्री ने निर्णय लिया कि हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। तो यह निर्णय दस्तावेज में पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद पर कोई संदर्भ न लेने के कारण लिया गया। रक्षा मंत्री ने निर्णय के कारण सम्मेलन में बिना किसी एकीकृत विज्ञप्ति के समाप्त हो गया, यानी कि कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आई और एससीओ सम्मेलन समाप्त हो गया। एससीओ चार्टर के अनुसार निर्णयों को अपनाने के लिए आम सहमति की आवश्यकता होती है। यदि एक भी सदस्य असहमत होता है तो निर्णय अंतिम रूप से नहीं माना जाता है। यानी कि एससीओ को कोई भी मेंबर अगर डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करता है तो वह उसे सफल नहीं माना जाता है, उसको असहमत नहीं माना जाता है और उसको एससीओ का अंतिम निर्णय नहीं माना जाएगा। एससीओ चार्टर कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या? राजनीत सिंह ने आतंकवाद, कट्टरपंथ और उग्रवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक दृष्टिकोण का आह्वान किया था, जबकि पाकिस्तान के द्वारा किए गए हमले की इसमें कोई निंदा नहीं की गई। हालांकि बलूचिस्तान, वहाँ पर जो हो रहा है हमला, ट्रेन हाईजैक हुआ था, है ना, तो वो सब यहाँ पे मेंशन था, बट भारत का मेंशन नहीं था, पहलगाम वाला। तो रक्षा मंत्री ने एससीओ देशों से आतंकवाद से निपटने में पाखंड को अस्वीकार करने को कहा। यानी कि वो ये कि आतंकवाद को आप अस्वीकार कीजिए, आतंकवाद को सपोर्ट मत कीजिए, ठीक है। उन्होंने वैश्विक मामलों में एससीओ के महत्व पर प्रकाश डाला और देखते हुए कि इसकी सतह से दुनिया की जीडीपी का लगभग 30% योगदान करता है एससीओ, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो लगभग 40% पॉपुलेशन है एससीओ सदस्यों के पास। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये थी कि
इस मीटिंग में बेलारूस को एससीओ में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है, यानी कि बेलारूस अब एससीओ का सदस्य होगा। ठीक है साहब। एससीओ की स्थापना हुई थी 2001 में और यह क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग के मंच के रूप में कार्य करता है। यानी कि एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। तो क्वेश्चन मेरा यह है कि भारत इसका सदस्य कब बना था? भारत इसका सदस्य कब बना था? भारत सदस्य बना था 2017 में। कब बनाया साहब? 2017 में भारत इसका सदस्य बना था पूर्ण रूप से। राइट। वर्तमान अगर सदस्यों की बात करें तो भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। याद रखना, ईरान एससीओ का सदस्य है। ठीक है। मैंने क्यों लिखा है ईरान? क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और संगठन भी न्यूज़ में है एससीओ। तो पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके से क्वेश्चन जोड़ के बनाया जा सकता है एससीओ और ईरान को लेकर, क्योंकि ईरान और इसराइल का वॉर की वजह से और एससीओ का सबमिट हुआ है, तो इस वजह से दोनों ही चीज़ें न्यूज़ में है। दोनों को जोड़कर एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल बेसिक, क्या ईरान एससीओ का सदस्य है? ठीक है, ऐसे। या फिर ऐसे, निम्नलिखित में से कौन सा देश एससीओ का सदस्य है? या निम्नलिखित में से कौन सा देश एससीओ का सदस्य नहीं है? इस तरीके से बन सकता है। या फिर ऐसे बना सकते हैं कि ईरान निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो एससीओ, बिम्स्टेक और इन सबको डाल देगा और आपको करेक्ट करना है। तो किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन बनता है तो आपको रेडी रहना है, बट याद रखना ये न्यूज़ में है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि वित्तीय सेवा विभाग ने परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों के सत्यापन के लिए बैंकिंग कार्मिक चयन संस्था आईबीपीएस द्वारा आधार प्रमाणीकरण के स्वैच्छिक उपयोग को अधिसूचित किया है। यानी कि अब आप जो केवाईसी है उसको क्या कर सकते हैं? अपनी स्वेच्छा से प्रमाणीकरण, आधार प्रमाणीकरण को स्वैच्छित कर दिया है, आप खुद से प्रमाणित कर सकते हैं। यह सुशासन को बढ़ावा देने और निष्पक्ष भर्ती प्रथाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक कदम है। अधिसूचना के अनुसार आईबीपीएस को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। तो ये न्यूज़ क्या होगी कि आईबीपीएस को सार्वजनिक, यानी कोई भी सरकारी एग्जाम जो हो रहे हैं उनमें सार्वजनिक प्राधिकरण, नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। तो क्वेश्चन सिंपल इसी लाइन से बन सकता है कि सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत किसे नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया, यानी सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। तो कोई आंसर रहेगा आईबीपीएस। ठीक है, क्लियर। जो स्वैच्छिक आधार पर आधार आधारित प्रमाणीकरण हाँ नहीं और ई केवाईसी का उपयोग करने के लिए अधिकृत है, यानी कि खुद से आधार प्रमाणीकरण कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, और ई केवाईसी, तीनों ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तीनों ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी यानी ऑनलाइन केवाईसी की बात हो रही है, और हाँ और ना, दोनों तीनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे। आधार प्रमाणीकरण के लिए सुशासन अधिनियम 2020 के नियम 5 के तहत यह मंजूरी दी गई है। ठीक है, आधार प्रमाणीकरण के लिए, क्योंकि आधार आपको पता है बहुत प्राइवेसी का एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक ही डॉक्यूमेंट में होती हैं। चाहे हम बात करें आंखों की रेटिना की, चाहे हम बात करें फिंगरप्रिंट्स की, चाहे हम बात करें बेसिक डाटा की, तो सब चीज़ होती है। तो प्राइवेसी है, इसलिए क्या है, कौन सी धारा के अधिनियम के तहत? तो आधार प्रमाणीकरण की धारा के सुशासन अधिनियम 2020 के तहत की जो धारा 5 है उसके तहत मंजूरी दी गई है। ठीक है, यह कदम इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मंजूरी दी है। ठीक है, किसने मंजूरी दी है? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। राइट। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो एग्जाम के दौरान धोखाधड़ी होती है उसको कम करना है। ठीक है, और जो परीक्षा एग्जाम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनके लिए क्या होगा, ये बहुत ही आसान हो जाएगा चेक करना। ठीक,
दूसरा पॉइंट हम समझ सकते हैं, चेक करना आसान हो जाएगा। दूसरा, जब इजीली चीज़ें अवेलेबल रहेंगी और आसानी से हो जाएंगी, जांच की जा सकती है आसानी से, तो आप ये समझिए कि जो प्रशासनिक बोझ है वो कम होगा, होगा नहीं होगा। और इससे ओवरऑल हम देख सकते हैं कि जो रियल कैंडिडेट्स होते हैं उनको धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। आजकल आप देख रहे होंगे ना, बहुत एग्ज़ाम क्या होता है, फ्रॉड होता है। बच्चा बैठा है एग्ज़ाम में, पेपर बाहर सॉल्व हो रहा है, ठीक है, डिस्प्ले अपने आप चल रही है। तो ऐसी चीज़ों को देखने के लिए ये चीज़ें लाई गई हैं, ताकि इलेक्ट्रॉनिकली आप वहाँ पर वेरीफाइड किए जाएंगे, KYC करेंगे, देन आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। इससे अगर हम बात करें समाज में क्या मैसेज जाएगा, समाज में मैसेज जाएगा एक विश्वास का कि जी हाँ, अब एग्जाम में धोखाधड़ी की संभावनाएं बहुत कम है या फिर नहीं है, राइट, ठीक है। IBPS किस मंत्रालय के अंतर्गत है? IBPS वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक वित्तीय सेवा विभाग है, जिसके अंतर्गत इसे लाया जाता है और ये जिसके अंतर्गत आता है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं स्लाइड में, और जो मैंने बोला है वो भी आप दोबारा सुन सकते हैं अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो, ठीक है। बेसिकली इंपॉर्टेंट रहेगा मेंस के, और मेंस ओरिएंटेड अगर आप कुछ क्वेश्चन टाइप मेंस का क्वेश्चन लिखेंगे तो आप वो चीज़ें डाल सकते हैं, बट वनडे एग्जाम्स के लिए तो यही सफिशियंट है जो मैंने लिखा, जो स्लाइड पे लगा हुआ है। अब आइए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गाजियाबाद के साहिबाबाद में ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी। एक चीज़ मुझे बताइए, आधारशिला, शिलान्यास, इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में? या फिर जो होता है अरे उद्घाटन करना, वो एक अलग वर्ड है। तो आधारशिला और शिलान्यास होता है किसी चीज़ की नींव रखना, यानी कुछ चीज़ स्टार्ट होगी तो उसकी नींव रखी जाएगी। तो आधारशिला या शिलान्यास ये होता है नींव रखने के सेंस में। उद्घाटन होता है कि बन के रेडी हो गया, अब वो चालू होना है। एक वर्ड मैं भूल रहा हूँ, एक वर्ड और यूज किया जाता है तो भी उद्घाटन के सेंस में ही आता है, ठीक है। मेरे को याद नहीं आ रहा, याद आपको बताता हूँ। इसे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और EDS किसके द्वारा? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ESDS, ठीक है। इसे ESDS और इधर सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच साझेदारी के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। इस डेटा सेंटर की जो क्षमता होगी वो 30 मेगावाट की होगी। यह परियोजना पर्यावरण स्थिरता पर केंद्रित है, ठीक है। तो दोबारा सुन लीजिए, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL और EDS किसके द्वारा है? तो CEL प्लस ESDS के मध्य दोनों मिलके इसे डेवलप कर रही हैं, ठीक है। यह पर्यावरण केंद्रित होगा, यानी कि इसमें जो ऊर्जा होगी, जो हम एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं, वो स्मार्ट कूलिंग और जो नवीनकरणीय ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा से हम बोलते हैं, उसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हम यूज करेंगे उस तरीके की? जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसका प्रयोग होगा, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग रूफिंग करेंगे, जिससे क्या इन दोनों का क्या क्यों कर रहे हैं? इन दोनों को क्यों प्रयोग में लाया जाएगा? क्योंकि ये दोनों कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हैं। दोबारा सुन लीजिए, यह परियोजना पर्यावरण स्थिरता के पर केंद्रित है, यानी कि पर्यावरण ओरिएंटेड रहेगी, पर्यावरण का ध्यान रखा जाएगा जब इसे स्थापित किया जा रहा है तो, ठीक है। कैसे ध्यान करेगा? जब हम कुछ यूज करेंगे तो चलाने के लिए हम क्या करेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग, अक्षय ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। स्मार्ट कूलिंग का प्रयोग करेंगे। तो इन दोनों के लिए टेक्नोलॉजी कौन सी होगी? स्मार्ट कूलिंग के लिए रिफ्लेक्टिव रूफिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर जिनसे कार्बन फुटप्रिंट को कम करेंगे। कार्बन फुटप्रिंट कम होगा तो ओवरऑल क्या होगा? पर्यावरण पर इफेक्ट कम पड़ेगा, ठीक है। क्लियर पॉइंट। अगर मैं बात करूं CEL की, तो CEL की स्थापना कब हुई थी? CEL की स्थापना कब हुई है बाबूजी? तो CEL की स्थापना हुई है 1974 में। कब हुई है? 1974 में इसकी स्थापना की गई थी, और यह भारत का पहला सोलर सेल पेश करने वाली संस्था थी। पहली सोलर सेल
पहली सोलर सेल पेश करने वाली संस्था थी। कब की थी? 1977 में। कब की थी? 1977 में। ठीक है, 1977 में से की थी। क्लियर पॉइंट? अब मुझे बताइए कि CEL की हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? किसके अंतर्गत? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट? न्यूज क्लियर है? स्टैटिक पार्ट CEL इंपॉर्टेंट तो मैंने बता दिया। अब आएंगे हम आगे, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि केरल ने पश्चिमी घाट में भारत का पहला तितली अभ्यारण्य खोजा गया है। पहला तितली अभ्यारण्य खोजा गया है। ठीक है साहब, सॉरी, घोषित किया गया है। तो केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्या बदल दिया? केरल राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा क्या कर दिया है? अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। इस नाम परिवर्तन के साथ यह भारत का पहला सुरक्षित वन बन गया है जो केवल तितलियों के लिए ही समर्पित है। हालांकि अभ्यारण्य में हाथी, तेंदुआ, विशाल गिलहरी और विभिन्न प्रकार के पक्षी भी देखे जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ है? केरल ने अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया है, बना दिया, नाम बदल दिया है। ऐसा करने से क्या हो गया? वह देश का पहला अभ्यारण्य है जो केवल तितलियों के लिए ही बनाया गया है, तितलियों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। किसने किया है? केरल वन्यजीव बोर्ड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? केरल वन्यजीव बोर्ड के द्वारा किया गया है। ठीक है, नाम बदलने से क्या हो गया? पहला तितली अभ्यारण्य बन गया है। यह 55 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 266 कितने में? 55 किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसमें 266 प्रजातियां तितलियों की, 266 तितलियों की प्रजाति हैं जो केरल में जो प्रजाति पाई जाती है तितलियों की, लगभग 80% अधिक का प्रतिनिधित्व करेगा। राइट, यानी कि केरल में पाई जाने वाली तितलियों का लगभग 80% तितलियां इस अभ्यारण्य में पाई जाती हैं, और इस अभ्यारण्य में 266 से अधिक प्रजातियां हैं तितलियों की। यह अभ्यारण्य 55 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी कब? इसकी पहली बार स्थापित हुआ था 1984 में, 1984 में इसको स्थापित किया गया था पहले। ठीक है, नाम अभी बतलाया लेकिन बहुत ही पुराना है। ठीक है, क्लियर पॉइंट? ये बता दिया मैंने आपको कि अभ्यारण्य में हाथी, तेंदुआ, विशाल गिलहरी और अन्य प्रकार के जीव वहां पे मिलते हैं, बट तितलियां के लिए बनाया गया स्पेसिफिक, इसलिए भारत का पहला है, और ये बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है, केरल में है। याद रखना, ऐसा नहीं कि ये तो सब पता है और यही भूल गए, एग्जाम में आया तो कहाँ पे है केरल में, ये दिमाग में नहीं आ रहा है कहाँ पे था। न्यूज तो पूरी याद आ रही है, लेकिन क्या हो गया, जो हेडिंग है वो याद नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है न्यूज कि देहरादून में, कहाँ पे? देहरादून में 21वीं संचालन समिति की बैठक से हाथी संरक्षण की समीक्षा की गई। यानी हाथी के संरक्षण के लिए जो समिति हाथी प्रोजेक्ट चल रहा है, हाथी संरक्षण प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी जांच के लिए एक संचालन समिति है जिसकी 21वीं बैठक हुई है, और कहाँ पे हुई है? देहरादून में हुई है। क्लियर पॉइंट? क्लियर पॉइंट? तो यह मीटिंग कहाँ हुई है? देहरादून में। 26 जून 2025 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक हुई है। यादव ने जोर देकर कहा है कि वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के लिए सफलता के लिए स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। नीलगिरी हाथी रिजर्व के लिए मॉडल हाथी संरक्षण योजना पर भी काम कर रहा है, जिसे दिसंबर 2025 तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।
तो दोबारा सुन लीजिए, एलिफेंट प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए बैठक की गई है। कहाँ पे की गई है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी। ये कहाँ पर है? ये है देहरादून में। ठीक है, 21वीं बैठक थी। ये तो हो गया फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई मेरे समिति में और क्या हुआ है, समिति छोड़ो, मेरे को ये बताओ प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में आप क्या जान रहे हैं? जैसे टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर आपको सब पता है, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो क्या आपको प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में पता है? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ है, कब प्रारंभ हुआ है प्रोजेक्ट एलिफेंट? प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ है साहब? 1992 में। कब हुआ है? 1992 में प्रारंभ हुआ है प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, कि भारत सरकार द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है? जिस तरीके से टाइगर रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ। तो नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि जाह्नवी डोंगेटी 2029 में टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन पर पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। इसका मैं क्या है? 21 वर्षीय डोंगेटी 2029 में टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन में शामिल होने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनकर इतिहास रचने वाली हैं। वह कहाँ की है? आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी के पल्ला कोल्लू की रहने वाली हैं। नासा के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय हैं। तो ये तो हमारी होगी इंफॉर्मेशन न्यूज से संबंधित कि वह कौन से प्रोजेक्ट को पूरा कर रही हैं? अंतर्राष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा कर रही हैं। ठीक है साहब, इस क्लियर पॉइंट। आईएएसपी को पूरा कर रही हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? पुल्लाकेली के। कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में है, राइट। और किस मिशन के लिए जा रही है? टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन पर। किस पर? टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली भारतीय महिला है। ये किस कंट्री का मिशन है? तो यह अमेरिका का है। किसका? अमेरिका का है। कोई भी ये नहीं समझेगा ये भारत का मिशन है, अमेरिका का मिशन है। कहाँ का मिशन है? अमेरिका का। ठीक है साहब, इस मिशन में अगर हम बात करें, जो मिशन के कमांडर हैं वो हैं हमारे अमेरिका के कर्नल, अमेरिकी सेना के कर्नल, और इसमें पूर्व नासा यात्री विलियम मैकआर्थर जूनियर होंगे। दो इसमें मुख्य व्यक्ति हैं कार्य करने वाले। ठीक है, और भारतीय मूल की भारतीय है, लेकिन मिशन कहाँ का है? यूएसए का। ठीक है, और आप सबको पता ही है शुभम शुक्ला का। तो चलो, एक्सियोम 4 वो सब आपको हम 2 बार कवर कर चुके हैं न्यूज़ को, तो याद रखना वो 2 बार न्यूज़ आ गया है तो वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और ध्यान रखना कि वहाँ पर जब हम स्पेस स्टेशन से देख रहे हैं तो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि स्पेस स्टेशन से एक दिन में 19 बार सूर्य उदय होता है। 19 नहीं यार, सॉरी, मैं देख के बताऊंगा। इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगा कंफर्म। मैं कंफ्यूज हूँ 19 और 9 में। ठीक है, और 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रोटेट कर रहा है ISS। ठीक, तो भी ये न्यूज़ देखो, नेक्स्ट न्यूज़ है वो मैं आपको डाटा प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, डोंट वरी। वो इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सूर्य उदय कितनी बार और सूर्यास्त कितनी बार होता है, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और ये क्यों क्वेश्चन आएगा? क्योंकि शुभांशु शुक्ला ने जब बात कर रहे थे PM मोदी से तब उन्होंने चीज़ शेयर की। ठीक है, तो अच्छा, कोई अच्छी चीज़ थी, अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, और वो एग्जाम ओरिएंटेड भी है। आज पता होना चाहिए बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो बात करेंगे इस न्यूज़ की, जो प्रॉब्लम लास्ट न्यूज़ रहने वाला है। भारत सरकार द्वारा 26 जून 2025 को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। किसको किया है? 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। किसके लिए? अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए। ठीक है, कहाँ पे हुआ है ये? नई दिल्ली में हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित किया गया। किसके द्वारा आयोजित किया गया?
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा इसे आयोजित किया गया। ठीक है, इसे 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। इन किसके द्वारा मनाया गया, किसके द्वारा मनाने का फैसला लिया गया है, तो भाई मेरे किसके द्वारा किया गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया है। 2025 के अभियान का विषय क्या है, चक्र को तोड़ो और संगठित अपराध को रोको। चक्र को तोड़ो और संगठित अपराध को तोड़ो, ये मिशन है जो हमने, ये चल रहा है अपना अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमने मनाया है। यह है भारत के नशा मुक्त भारत अभियान। ध्यान देना, नशा मुक्त भारत अभियान, जिसका उद्देश्य है कि भारत को नशा मुक्त बनाना है, उसकी एक पहल है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, नशा मुक्त अभियान कब स्टार्ट हुआ था। नशा मुक्त अभियान, एक चीज निकल के आई यहां से, नशा मुक्त अभियान, नशा मुक्त अभियान कब मनाया, कब से स्टार्ट हुआ है साहब, ये बताइए कब से प्रारंभ हुआ है। ये प्रारंभ हुआ है 2020। कब से प्रारंभ हुआ है, 2020 और 15 अगस्त। ठीक है, 2020 15 अगस्त में इसके द्वारा लॉन्च किया गया। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा बता रहा हूं, किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा ये, अरे यार आजा, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है साहब, ये चीज आपको समझ में आ गई। हमने एक एडिट किया, जिसके द्वारा लॉन्च किया गया था, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसे भारत के सभी जिलों में लागू किया गया। ठीक है, क्लियर। और इसका लक्ष्य क्या है, नशा मुक्त अभियान के बारे में अगर थोड़ा जाने डीप में, क्योंकि न्यूज़ का हिस्सा है तो पता होना चाहिए, स्टैटिक पार्ट भी, तो स्टैटिक पार्ट हम कवर कर रहे हैं। सभी जिलों में इसे लागू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि युवाओं और जो शैक्षिक संस्थान होती हैं, लाइक हम बात करें स्कूल, लाइक बात करें कॉलेज, है ना, उनको ये टारगेट करता है ताकि इनिशियल फेज में ही बच्चों को इनसे दूर रखा जाए, यानी कि नशे से आज़ादी और नया भारत और नशे से मुक्त भारत, है ना। ये कार्यक्रम नियमित रूप से ऐसे आयोजित किए जाते हैं। किसके अंतर्गत किए जाते हैं, नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत किए जाते हैं। ठीक है साहब, क्लियर। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या हमारा, नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है थैंक यू। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख के। अच्छा लगा होगा ना आपको भाई, नहीं अच्छा लगा, अच्छा लगा होगा।